हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी सत्यजीत रे, ऑप्शन सी गुरु दत्त और ऑप्शन डी राज कपूर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। हरियाणा में गुटखा पान मसाला बैन, बेचने पर 10 लाख रुपए जुर्माना, एफआईआर भी दर्ज होगी। किसी की जान गई तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है क्योंकि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पादों पर बैन लगा चुकी है। लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी 1 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राहुल गांधी बोले, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा। चुनाव आयोग का नाम लिए बिना कहा, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ फिर सो जाओ। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल ने एक्स पर वीडियो क्लिप शेयर की। कैप्शन में लिखा कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ फिर सो जाओ, ऐसे ही हुई वोट चोरी। इससे पहले उन्होंने इस मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरी और वोट डिलीट करा रहे हैं। आरोपों के समर्थन में कर्नाटक के मालंद विधानसभा क्षेत्र के उन वोटरों को भी पेश किया गया जिनके नाम हटाने की कोशिश की गई थी। ईपीएफओ पासबुक क्लेम की सुविधा अब एक ही पोर्टल पर, पहले अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। बता दें आपको कि ईपीएफओ ने अपने 2.7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स के लिए 3 बड़े बदलाव किए हैं। पहला है पासबुक लाइट का लॉन्च, जो कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को तेजी से चेक करने में मदद करेगा। वहीं दूसरा, जॉब चेंज करने वालों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा। ये बदलाव पीएफ पोर्टल को और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए है। तीसरा, पीएफ विड्रॉल क्लेम को तेजी से सेटल करने के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इन बदलावों की जानकारी दी है। अमेरिका ने बीएलए पर बैन के प्रस्ताव को वीटो किया। यूएन में पाकिस्तान, चीन का प्रस्ताव रोका। पिछले महीने यूएस ने ही आतंकवादी संगठन घोषित किया था। खबर है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए और उसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद की बैठक में रखा था और दोनों देशों ने बीएलए को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने दावा किया था कि बीएलए, मजीद ब्रिगेड, अल कायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और सीमा पार हमले कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान से फैल रहा आतंकवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। आईफोन 17 की बिक्री शुरू हुई। मुंबई बीकेसी स्टोर में झगड़े लोग। एप्पल स्टोर्स पर देर रात से लाइनें लगी। सबसे पतले आईफोन की कीमत 1,20,000 रुपए। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के नए स्मार्टफोन की बिक्री 19 सितंबर से शुरू की है। मुंबई के बीकेसी स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए भारी भीड़ के बीच कुछ लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी वालों को बीच में आना पड़ा। लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में देर रात से ही भारत में एप्पल के चारों ऑफिशियल स्टोर पर भीड़ दिख रही है। बता दें कि कंपनी ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की थी और इसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल हैं। रिलायंस इंफ्रा ने सीबीआई मामले से खुद को अलग किया। कहा, अनिल अंबानी के खिलाफ दायर चार्जशीट का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि सीबीआई की रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस आरसीएफएल, रिलायंस होम फाइनेंस आरएचएफएल और कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दायर चार्जशीट का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि सीबीआई की इस कार्रवाई से कंपनी के रोजमर्रा के मैनेजमेंट
मैनेजमेंट, गवर्नेंस, बिजनेस, वित्तीय स्थिति, शेयरधारकों, कर्मचारियों या फिर किसी भी अन्य स्टेक होल्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी ने सफाई दी है कि सीबीआई की चार्जशीट में बताए गए लेन देन 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। कंपनी ने कहा कि RCFL और RHFL के मामले सुप्रीम कोर्ट में 2022 और 2023 के फैसलों के बाद पूरी तरह सुलझा लिए गए हैं। अमेरिकी टैरिफ मसला 2 महीने में सुलझ सकता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले। 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10-15% रह जाएगा। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 8-10 हफ्तों में अमेरिका के साथ टैरिफ की समस्या का कोई हल निकल जाएगा। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिससे नई दिल्ली पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के संबंध फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं और दोनों देशों के अधिकारी टैरिफ और ट्रेड पर बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि CEA नागेश्वरन ने संकेत दिया है कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगा 25% अतिरिक्त टैरिफ 30 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही 25% का जवाबी टैरिफ बिखटकर 10 से 15% तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 30 नवंबर के बाद ये एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं रहेगा। ये कोई पक्की जानकारी या सबूत पर आधारित बयान नहीं है, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में टैरिफ और जवाबी टैरिफ पर कोई हल निकल जाएगा। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर बैठे TRE-4 कैंडिडेट्स पटना में बारिश के बीच 3 घंटे डटे रहे। अभ्यर्थियों ने कहा, सरकार अपना वादा निभाए। TRE-4 के कैंडिडेट्स ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला। वो बहाली को लेकर CM आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कैंडिडेट्स को JP गोलंबर के पास ही रोक दिया। बारिश के बीच 3 घंटे कैंडिडेट्स JP गोलंबर पर जमे रहे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच छात्र नेता दिलीप के साथ कुछ कैंडिडेट्स की डेलीगेशन शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से मिला। उसके बाद कैंडिडेट्स ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। कैंडिडेट्स ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। सरकार ने लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी की है। शिक्षक बहाली को लेकर सरकार बार बार अपने वादों से पीछे हट रही है। राज्य में लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं और इतने कम पदों पर भर्ती करने से समस्या और गहरी हो जाएगी। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा। पंचकुला से CM सैनी करेंगे ऐप लॉन्च। रजिस्ट्रेशन के 1 महीने बाद मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। अब 25 सितंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करेंगे। वहीं अलग अलग राज्यों में मंत्री और विधायक भी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस ऐप पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन लगातार जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के 1 महीने बाद हर महिला को 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर भड़की कंगना रनौत। बोली, नेपाल के लोग डेमोक्रेसी लाए, नेपोटिज्म हटाए। आपको आइडिया नहीं वर्ल्ड में क्या चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कुल्लू में मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान और करतूतें की हैं। सांसद ने कहा कि नेपाल मॉडल की तरह मांग करना और सबको जिंदा जला देने की मांग करना गलत है। राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि नेपाल में लोग डेमोक्रेसी लेकर आए हैं। नेपाल के जेनजेड ने नेपोटिज्म वाली सरकार को ध्वस्त किया। शायद राहुल गांधी को आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार। यूपी के बागपत के रहने वाले गैंग लीडर ने पुलिस को चैलेंज दिया, बदला लेंगे। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शूटरों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इनके नाम नकुल सिंह और विजय तोमर है। दोनों बागपत के रहने वाले हैं और इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। दोनों ने 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी और इसके 2 CCTV फुटेज सामने आए थे, जिसमें शूटर बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दोनों शूटरों को B वारंट पर बरेली लाया जाएगा। बरेली पुलिस के मुताबिक दिशा पाटनी के घर 2 दिन यानी 11 और 12 सितंबर को फायरिंग हुई थी और 11 सितंबर को सुबह तड़के 4:30 बजे नकुल और विजय ने फायरिंग की थी, जबकि 12 सितंबर को हरियाणा के शूटर अरुण और रविंद्र ने फायरिंग की थी।
अमेरिका में BAPS संस्था के खिलाफ जांच बंद। न्यू जर्सी के मंदिर प्रशासन के खिलाफ श्रमिकों के शोषण और मानव तस्करी का आरोप लगा था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और द डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू जर्सी ने BAPS के न्यू जर्सी स्थित मंदिर के खिलाफ जांच बंद कर दी है। मंदिर पर श्रमिकों के शोषण और मानव तस्करी के आरोप लगे थे। यह भी आरोप था कि मंदिर निर्माण के दौरान श्रमिकों को प्रति घंटे $1.2 का ही भुगतान किया गया था। इन आरोपों की जांच साल 2021 में शुरू हुई थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच में उन दावों की भी बात गलत निकली है कि मंदिर के निर्माण के लिए श्रमिकों को भारत से बहला फुसलाकर लाया गया था। जांच में भी साबित हुआ कि मंदिर निर्माण स्वयंसेवकों ने किया था। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि BAPS द्वारा किसी भी गलत कार्य करने के दावों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए गुरुवार को जांच बंद कर दी गई। यासीन मलिक बोला, हाफिज से मिलवाने पर मनमोहन सिंह ने धन्यवाद दिया। आतंकवादी का दावा। IB ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत आतंकवादी नेताओं के बिना सार्थक नहीं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी यासीन मलिक ने कहा कि पूर्व PM मनमोहन सिंह ने आतंकवादी हाफिज सईद से मिलवाने के लिए मलिक को धन्यवाद दिया था। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26 से 11 के मास्टरमाइंड सईद से ये मुलाकात 2006 में हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अगस्त को दिए गए हलफनामे में मलिक ने दावा किया था कि यह मीटिंग उनकी पहल नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की अपील पर की गई थी। मलिक ने हलफनामों में यह भी दावा किया कि उन्हें साफ साफ बता दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक आतंकवादी नेताओं को भी उनमें शामिल न किया जाए। गौरतलब है कि यासीन मलिक पर जनवरी 1990 में श्रीनगर में 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों के हत्या का आरोप है। वह टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन का बेटा गुलाम कादिर मलिक भी तिहाड़ जेल में ही बंद है। सुप्रीम कोर्ट बोला, मैसूर दशहरा सरकारी आयोजन, लोगों में फर्क क्यों, कितनी बार कहें कि मामला खारिज। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम लेखिका को चीफ गेस्ट बनाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन में बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कार्यक्रम 22 सितंबर को होना है। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट PB सुरेश ने दलील दी है कि किसी गैर हिंदू व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उनके इस तर्क पर कहा खारिज। एडवोकेट सुरेश ने दलील दी कि मंदिर के अंदर पूजा को धर्मनिरपेक्ष नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक है, कोई कारण नहीं है कि उन्हें धार्मिक उत्सव के लिए मंदिर के अंदर लाया जाए। जस्टिस नाथ ने फिर दोहराया खारिज। पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस, बाबा रामदेव ने याचिका लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में सुनवाई की। बाबा रामदेव ने इस विज्ञापन को चलाने पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच जज के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि आपने बाकी सभी लोगों को ये कहकर बदनाम कर दिया कि वे नहीं जानते च्यवनप्राश क्या है और कैसे बनता है। बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने एड को अपमानजनक माना। यह अंतरिम आदेश है, जरूरी नहीं कि हम भी इस पर विचार करें। हम हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। सैम पित्रोदा ने कहा, पाकिस्तान में मुझे घर जैसा लगता है, नेपाल बांग्लादेश में भी विदेश जैसा नहीं लगता। भारत पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करे। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर विवादास्पद बयान दिया है। न्यूज एजेंसी IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान गया, मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की और कहा कि मैं बांग्लादेश गया, नेपाल गया, मुझे वहां भी घर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विदेशी धरती पर हूँ। वे मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे ही बात करते हैं, उन्हें हमारे गाने पसंद हैं। हम सबका खाना एक जैसा है। हमें उनके साथ शांति और सौहार्द के साथ जीना सीखना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव, 4 में से 3 सीटों पर ABVP जीती। आर्यन मान प्रेसिडेंट, NSUI के राहुल झांसला वाइस प्रेसिडेंट। वोट चोरी का भी लगाया आरोप। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU इलेक्शन की वोट काउंटिंग पूरी हो गई है। ABVP के आर्यन मान प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं ABVP के आर्यन मान ने NSUI की जोसलीन नंदिता चौधरी को 16,196 वोटों से हराया। NSUI के राहुल झांसला ने 29,339 वोट के साथ ABVP के गोविंद तंवर को हरा दिया।
एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने 23,779 वोट पाकर एनएसयूआई के कबीर को हराया। वहीं एबीवीपी की दीपिका झा ने लवकुश भदाना को मात दी है। योगी बोले, किसी से मिलिए तो स्वदेशी गिफ्ट दीजिए। मथुरा में सीएम योगी ने कहा, पैसा विदेश गया तो हमारे खिलाफ ही साजिश होगी। योगी ने मथुरा में कहा कि अपने लोगों को स्वदेशी गिफ्ट दीजिए, विदेशी हमसे मुनाफा कमाएंगे, इसके बाद हमारे खिलाफ ही साजिश रचेंगे। पर्व और त्योहार आने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से लेकर विजयदशमी तक अगर कोई भारतीय अपने रिश्तेदार से मिले तो उसे स्वदेशी गिफ्ट दे। हमारा हस्तशिल्पी कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, इसे खरीदने पर पैसा हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर के हाथों में जाएगा। इससे भारत का विकास होगा। सीएम मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव के दूसरे दिन विराट युवा सम्मेलन को संबोधित किया। चुनाव है तो पीएम बिहार आ रहे, बाढ़ में आए क्या? तेजस्वी यादव बोले, जिसके पास डिग्री होगी उसे नौकरी दूंगा। बिहार अधिकार यात्रा में लड़कियों ने किया डांस। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन था। तेजस्वी यादव मधेपुरा से सहरसा पहुंचे। यहां 3 जगहों पर लोगों को संबोधित किया। सहरसा में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के सीएम अब अचेत अवस्था में हैं। उनसे बिहार नहीं चल पा रहा है। बिहार को अब एक युवा सीएम चाहिए। खटारा सरकार नहीं चलने वाली है। जिसके पास डिग्री होगी, तेजस्वी उन सबको नौकरी देगा। बिहार में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और वोट मांगेंगे बिहार में। अब ऐसा नहीं होगा। चुनाव है तो पीएम और गृह मंत्री आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ के वक्त कोई नहीं आया। मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की फीस 7 लाख रुपए घटी। कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन 20% बढ़ाई। कैबिनेट का फैसला। बता दें कि भजनलाल सरकार ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस घटा दी है। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एनआरआई कोटे की सीट की फीस 31 लाख रुपए से घटाकर 23,93,000 रुपए कर दी गई है। इस फैसले से एनआरआई कोटे की फीस करीब 7 लाख रुपए कम होगी। गौरतलब है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस 24 लाख रुपए थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारी की मृत्यु पर माता पिता को मिलने वाली पेंशन भी 20% बढ़ा दी है। अभी तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी। कैबिनेट ने सिविल सेवा नियम 62(3) को विलोपित कर दिया, जिसके बाद अब कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके माता पिता को भी 50% पेंशन मिलेगी। आज का सुविचार, कल से सीखें आज के लिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि जो आज है वही सच है, कल जो होगा वह उम्मीद होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।